योग और आयुर्वेद का संबंध भी एक दूसरे के साथ इसी प्रकार का है। मन का परिणाम शरीर पर होता ही है और शरीर का परिणाम मन पर होता ही है। आहार से बुद्धि भी पुष्ट होती है। आहार से आज प्रातः काल में ही मनु भाई कह रहे थे सत्व शुद्धि चित्त शुद्धि होती है। तो आहार लेता तो है अपना शरीर, पचाता तो है प्राण, पुष्ट तो होते हैं शरीर और प्राण, परंतु परिणाम तो मन बुद्धि चित्त सभी पर होता ही है, क्योंकि ये पांचों कोश एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। परंतु आयुर्वेद मुख्य चिंता करता है अन्नमय और प्राणमय की, और योग मुख्य चिंता करता है शेष तीनों की, और दोनों मिलकर फिर मुझे लगता है कि वेदांत चर्चा करता है कारण शरीर की। ऐसे मिलकर हमारे पूर्ण जो आत्म रूप और विश्व रूप मिलकर जो व्यक्तित्व बनता है, उसके सम्यक विकास की बात हम कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय चिंतन के माने भारतीय चिंतन जो है उसमें आधार रूप स्थान इन तीनों विद्याओं का है। ऐसा एक दूसरा सूत्र हुआ। अब आयुर्वेद को कैसे हम स्थान दें और कैसे देखें, तो जैसे योग के बारे में मैंने कहा था, इसके बारे में मैं कह रही हूँ कि सुनने वाले सभी को आयुर्वेद के बारे में प्राथमिक स्वरूप की आवश्यक उतनी जानकारी है ही। मैं कोई बहुत नई बातें कह रही हूँ ऐसा नहीं है, केवल उसका सम्यक समायोजन यही आज के विषय का, आज की प्रस्तुति का विषय है। तो आयुर्वेद के मूल 2 सूत्र हैं। उसका प्रथम सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ऐसे 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करो। और दूसरा है फिर आतुरस्य, माने जो अस्वस्थ है रोगी है उसके विकार का प्रशमन, माने उसके विकार को दूर करो, माने उसको पुनः स्वस्थ बनाओ। अब ये जो 2 सूत्र हैं उनका अनुपात आज बिगड़ गया है, चिंतन में ही बिगड़ गया है। मुख्य चिंतन तो उसका थेरेपी के रूप में ही होता है, रोगों के संदर्भ में ही होता है, अस्वास्थ्य के संदर्भ में ही होता है। ये एक चिकित्सा पद्धति हो गई। नहीं, ये चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन पद्धति है। क्योंकि रोगी तो कोई कोई होता है, जीवन भर रोगी नहीं रहता, 24 घंटे रोगी नहीं रहता कोई, और सबके सब लोग रोगी नहीं होते हमेशा। कुछ लोग होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ आयामों में, जीवन के कुछ आयामों में होते हैं, उसका तो प्रतिशत बहुत कम है। मुख्य बात है स्वस्थ तो हर एक को होना है, रहना है। स्वस्थ तो हमेशा के लिए रहना है, आजीवन स्वस्थ रहना है, ये स्वाभाविक स्थिति है। स्वस्थ होना, रहना, ये स्वाभाविक स्थिति है। रोगी होना ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसलिए उसका महत्व, आयुर्वेद का महत्व स्वस्थ रहने में है, स्वास्थ्य रक्षा में है। स्वास्थ्य कभी अस्वास्थ्य न हो जाए इसमें है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ये एक व्यक्ति का नहीं, पूरी प्रजा का, पूरे समाज का स्वास्थ्य रक्षण करना, ये आयुर्वेद का लक्ष्य है। और फिर कितनी भी स्वास्थ्य रक्षा करो तो भी देश काल परिस्थिति के कारण से, हमारी करनी से, अकस्मात से कहीं तो स्वास्थ्य पर संकट आ ही जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो फिर हम जो उसको आतुर कहा, उसका विकार, जो भी उसका अस्वास्थ्य है, अस्वास्थ्य दर्शक जो भी लक्षण है, उनको शांत करो, प्रशमनम, ये दूसरा लक्ष्य है।
तो पहला काम हमको जो करना है वो हमारे चिंतन में परिवर्तन, कि हम रोगों के संदर्भ में न सोचे, बीमारियों के संदर्भ में न सोचे, औषधियों के संदर्भ में न सोचे, चिकित्सा के संदर्भ में न सोचे, परंतु स्वस्थ रहना कैसे इसके संदर्भ में सोचे। अभी हम आयुर्वेद का शास्त्रीय सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम हमारा प्लेसमेंट ठीक कर रहे हैं। इसलिए फिर स्वस्थ की परिभाषा क्या है और चिकित्सा की परिभाषा क्या है इसमें नहीं जाएंगे, परंतु सम धातु सम मल क्रिया। सम धातु, अब अपना शरीर स्वस्थ कब रहता है उसकी थोड़ी बात की, तो हमारे शरीर को पहचानना ये हमारा पहला काम होगा। हमारे शरीर विज्ञान के पाठ्यक्रम, हमारे स्वास्थ्य के पाठ्यक्रम, हमारे आरोग्य के पाठ्यक्रम, इसमें शरीर की प्राण की पहचान आयुर्वेद की शब्दावली के हिसाब से अगर हम करते हैं तो फिर हमारा राइट प्लेसमेंट ऑफ आयुर्विज्ञान ये हो जाएगा। आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस का ही संस्कृत शब्द है या हिंदी शब्द है, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद। तो पहले परिभाषा क्या है, तो हमारा शरीर सप्त धातु का बना है, ये अन्न से बना है। हमारी तैत्तिरीय उपनिषद की तो परिभाषा कहती है वह अन्न से बना है। अन्न से बना है माने क्या, तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन करते हुए क्या लिखा है, तदा आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यां पृथिवी, पृथिवीभ्याम ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम। उस अन्न से यह अन्न रसमय पुरुष बना है, माने हम जिसको अन्नमय कोश कहते हैं वो इन पांचों महाभूतों से परकोलेट होते 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 जो अन्न बनता है उस अन्न से हमारा यह शरीर बना है। इसलिए उसके साथ ही इसका संबंध, तस्य अन्नमेव शिरः, अन्नम दक्षिणः पक्षः, अन्नम उत्तरः पक्षः, अन्नम पुच्छम प्रतिष्ठा, सब कुछ अन्न ही अन्न है। अन्न क्यों, अति अत्येति, जो खाता है और जो खाया जाता है वह बना है। इस अन्न में औषधि का भी समावेश होता है। अन्न और औषधि ये दोनों ही वनस्पति से प्राप्त होते हैं। वनस्पति में मिट्टी, पृथ्वी महाभूत का मिट्टी का सबसे अधिक उपयोजन है। उसके पीछे पानी, उसके पीछे प्रकाश, उसके पीछे तापमान, उसके पीछे हवामान, उसके पीछे आकाश की स्थिति। तो ये सारी स्थिति हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थिति निर्माण करती है। इसलिए आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि एक एक व्यक्ति के रोग की तासीर भी वहां के पंच महाभूतों की स्थिति के अनुसार ही होती है। और जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिस स्थान पर, जिस देश में, देश माने स्थान, हम रहते हैं, वहां की औषधि ही उसमें रहने वाले शरीर के रोग को लागू होती है। तो शरीर, अन्न, औषधि, रोग, ये सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो जो इतना जनरल बनाया कि ये गोली, मैंने आयुर्वेद की फार्मेसी ये एलोपैथी का अनुकरण करके अस्तित्व में आई हुई कल्पना है। बाकी जिस प्रकार का की अस्वस्थता, जिस प्रकार का शरीर का
बांधा, माने जिस प्रकार से शरीर बना है, जिस मिट्टी से, जिस जलवायु से, जिस तापमान में रहने का वो अभ्यस्त है, उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है, वही की औषधि भी उसको ठीक करती है। तो हम राइट प्लेसमेंट करते जाए तो स्थान के साथ संबंधित है, माने उस देश के साथ, जलवायु के साथ स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य दोनों संबंधित हैं। अन्न और औषधि दोनों ही संबंधित हैं। अब आज इसमें हर्डल्स क्या है वो एक तरफ रखो। वो हर्डल्स तो इसलिए निर्माण हुए हैं, इसलिए पोषित हुए हैं और इसलिए दूर नहीं होते कि हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। जानने लगेंगे तो वह अपने आप हम दूर होते जाएंगे। तो अस्वस्थता निर्माण होने के कारण इन बातों में है। तो पहले इन से ही, अन्न से ही फिर सप्त धातु भी बने हैं। हम इस पर आए थे कि हमारा शरीर बना है वो सप्त धातुओं से बना है। तो इसमें अन्न का रस बनता है, इसलिए रस को अन्न के साथ जोड़ दिया। यह अन्न रसोमयोयम पुरुषः, अन्न रसोमयोयम आत्मा, ऐसा कहा। तो पहला जो बनता है वो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से ओज, और ओज ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान बनती है। ऐसे ये सप्त धातु का हमारा शरीर बनता है। और इस शरीर की जो भी प्रकृति है, जो भी क्षमता है, जो भी स्वभाव है, वो पूरा का पूरा अन्न पर आधारित होता है, और अन्न पूरा का पूरा हमारे परिवेश पर आधारित होता है। इसलिए विदेशी अन्य स्थानों के ना तो फल, साग, सब्जी, अनाज आदि हमें अच्छे पोषण देने वाले होते हैं, ना तो वहाँ की औषधियाँ भी। ये कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे आयुर्वेदीय औषधियाँ हो, चाहे पौष्टिक फल हो तो भी, चाहे पौष्टिक धान्य हो तो भी, वो हमारे शरीर का टेक्सचर तो खराब कर ही देती है, और फिर अस्वस्थता शुरू हो जाती है। तो ये इन सप्त धातुओं को सम रखना, स्वस्थ रखना, ये तो आयुर्वेद का, मैंने ये पहली बात है। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों की स्थिति, अब ये 3 भी 3 गुणों से ही जन्मे हैं। सत्व गुण से कफ, तमो गुण से पित्त और रजोगुण से वायु। अब ये शरीर के स्तर पर आकर ये दोष होते हैं, क्योंकि ये दूषित होने से अस्वस्थता आती है। तो पहले सप्त धातु सक्षम होने चाहिए, फिर 3 दोष समस्थिति में होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ होते हैं। तो पहला हमारा ये रहता है वो आहार विचार, क्योंकि ये सब आहार से होता है। आहार और साथ में विहार। विहार में पहली बात होती है निद्रा। अब निद्रा के बारे में हम कितना भी करें तो भी हमारी जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र होती है। हमको रात को देर तक सोने में जरा भी संकोच नहीं होता है। हम विवश कम होते हैं, हम स्वीकार सरलता से कर लेते हैं। ये एक दूसरी बात हुई, परंतु हम रात को जल्दी सोते नहीं, प्रातः काल जल्दी उठते नहीं, पर्याप्त निद्रा लेते नहीं है। ये व्यक्तिगत आपका हमारा नहीं, प्रजा का लक्षण है ये। उस हिसाब से हाँ, एक बार हमारे प्रांत कार्यालय में संघ के हम प्रांत प्रचारक जी के साथ चाय पी रहे थे, तो हमने कहा कि ये सुबह जल्दी उठने वाला है ना, वो सबके लिए बहुत कठिन होता है। वो कहने लगे हाँ, रात को बैठकें होती हैं, फिर उसमें विलम्ब हो जाता है, फिर टीवी कार्यक्रम भी रात को आते हैं, और ऐसा होता है, तो रात को जल्दी सोना सबके लिए सही नहीं रहता।
तो मैंने कहा कि देखो, टीवी चैनलों पर जो रात को कार्यक्रम आते हैं ना, उसके अर्ली मॉर्निंग शोज रखने चाहिए। तो उन्होंने कहा अर्ली मॉर्निंग शोज में वही कुछ दिखाना संभव नहीं, स्वाभाविक नहीं, जो लेट नाइट शो में होता है। डू यू गेट द पॉइंट? ये मानसिक बातें हुई, ये संस्कार की बातें हुई। तो रात रात किसके लिए है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त किसके लिए है, इसका अंतर तो तुरंत समझ में आता है। तो फिर वो तो मन की बातें ही बदल जाएंगी, मन का व्यवहार ही बदल जाएगा। तो संक्षेप में, जब संपूर्ण प्रजा काम वासना को प्राधान्य देने लगती है, तब रात को देर से सोना और प्रातःकाल देर से उठना शुरू हो जाता है। ये बेसिक है। उसके बाद तो कई कारण होते हैं। हमारे ऑफिस आवर्स कैसे हैं, दिनचर्या की बात करूं तो ऑफिस आवर्स कैसे हैं? ब्रिटिश ऑफिस आवर्स 11 से 5 बजे या 6 बजे तक के हैं। अमेरिकन ऑफिस आवर्स सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के हैं। ये क्यों है? इससे भारत के ऑफिस आवर्स क्या हैं? हमने कभी विचार नहीं किया कि भारत के ऑफिस आवर्स क्या हैं। ऑफिस आवर्स माने काम करने का समय, वो कौन सा है? हमें शायद हमने ध्यान नहीं दिया इसकी ओर। हमारे विद्यालय का समय कौन सा होना चाहिए? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कितने अवधि तक एक साथ पढ़ना चाहिए? किया तो है हमने बहुत, परंतु इसके पीछे आयुर्वेदीय सोच है कि नहीं, पता नहीं। सुविधा का तो होगा, और सुविधा के मापदंड क्या है? हमारे घरों की स्थिति, हमारे विद्यालय और घर के अंतर की स्थिति, सोने जगने के समय की स्थिति, ऐसा ऐसा देखकर हमने विद्यालय के, ऑफिस के, कारखानों के, कार्यालयों के समयों का निर्धारण किया है। हमारी छुट्टियां भी ऐसे ही तो मैनेज होती हैं। वो तो जरा दूर की बात हुई, आयुर्वेद के साथ इसका संबंध नहीं। रविवार को क्यों छुट्टी होती है और उसको हॉलीडे क्यों कहते हैं, और शनिवार रविवार को वीकेंड क्यों कहा जाता है? रविवार तो भारत में सप्ताह का पहला दिन माना जाता है, उसको वीकेंड कैसे कहा, द लास्ट डे ऑफ द वीक कैसे कहा? और संपूर्ण प्रजा में स्वीकृत ही है। और उस दिन संसद में छुट्टी होती है। मुझे धर्मपाल जी के ग्रंथ की एक घटना याद आती है कि वो दक्षिण के चेंगलपट्टू में, और वहाँ पंचायतें कैसे काम कर रही थी उसको जानने के लिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक गांव के पंचायत की बैठकें ही नहीं होती थी। तो उन्होंने पूछा कि बैठकें क्यों नहीं होती पंचायत की? तो कहते हमारे पास पंचायत भवन ही नहीं है, कहाँ बैठकर बैठकें करें? तो उन्होंने सुझाया कि सरकारी स्कूल में करो। स्कूल तो चलती होती है दिन में, 11 से 5 में बैठक की तो ही वह अधिकृत मानी जाएगी, तो स्कूल चालू होती है। रविवार को करो, रविवार को सरकारी कामकाज नहीं होता, उस दिन अगर बैठक की तो वो मान्य नहीं है। कैन यू बिलीव दिस कि रविवार को नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है। हॉलीडे कहाँ से आ गया? होली कैसे हो गया? खैर, उसका संदर्भ चर्च के साथ है, हम उस दिशा में और आगे गाड़ी पटरी पर से दूसरी पटरी पर नहीं जाने देंगे। लेकिन ये संपूर्ण प्रजा किस प्रकार से अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या और काम करने की पद्धति और ये सब तय करती है, आयुर्वेद के हिसाब से तो नहीं करती, योग के हिसाब से तो नहीं करती। तो हमें यदि उपनिषद का पंचकोश विकास का मॉडल अपनाना है, तो ये दो भारतीय विद्याएं तो अनिवार्य रूप से जोड़नी ही पड़ेंगी। तो ये सब विहार में है। ये कौन सी बात करने का कौन सा समय है? मध्याह्न, सूर्यास्त, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब हो गया, उसका पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं। परंतु काम करने का समय
और काम करने की अवधि। तो एक दिन का प्लानिंग कैसे करना। हमारे अभी तो हम ऐसी अवस्था में हैं कि हमको 10 काम एक साथ करना ही होता है और 11वीं के खोज में रहते हैं। क्यों? इतना इतना क्या है? नहीं नहीं, एक जीवन में जितना ज्यादा किया उतना हमारे खाते में आएगा। कौन सा खाता, किसका खाता, क्या किया, खाते में आकर क्या होगा? नो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। मैंने क्या है? तो वी डू नॉट गिव ए थॉट टू एनी प्रोफाउंड थिंग। और हम कहते हैं इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतने संचार माध्यम हैं, इतने यातायात के साधन हैं, इतनी स्पीड, अब ऐसे चुटकी बजाते ही काम हो जाते हैं, तो समय क्यों नहीं मिलता? व्यस्तता क्यों रहती है? जिसको देखो वो कहता है बहुत व्यस्तता है, बहुत व्यस्तता है। मैं ये बोल रही हूँ तो मैं नहीं कहती, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत व्यस्त ही हूँ। तो इतनी व्यस्तता क्यों है? हमारा विहार ठीक नहीं है। आयुर्वेद सम्मत और योग सम्मत हमारा विहार ठीक नहीं है। विहार में दिनचर्या, कार्य, मिशन ऑफ लाइफ, विचार, एटीट्यूड, वस्त्र परिधान, वस्त्रालंकार, खान पान तो हो गया, आहार में आ गया, निद्रा, विचार, ये सब आता है। एटीट्यूड में विचार भी आ गया। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। क्या एटीट्यूड है? वो आयुर्वेद कहता है कि इसी में जरा एक सूत्र है, जल्दी मत करो, किसी बात की जल्दी नहीं करना। अरे जल्दी नहीं करेंगे तो काम कैसे निपटेंगे? काम मत करो, हम नहीं काम करेंगे तो ये कैसे होगा? अरे भैया होगा ऐसे, ये क्या है? काम तुम्हारे बिना काम नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तो फिर काम की रचना बदलो या तुम्हारी वृत्ति बदलो, कुछ तो बदलो। तो स्वस्थ वृत्त ऐसा एक बहुत बड़ा विषय आयुर्वेद में है। स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार कैसा होना, वस्त्र परिधान, अलंकार, जितने भी उपयोग की चीजें हैं उतनी सारी, उठने बैठने चलने की आदतें, श्वसन प्रक्रिया ठीक होना, भोजन करने की पद्धति ठीक होना, पानी पीने की पद्धति ठीक होना, बहुत सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं। पानी कैसे नहीं पीना चाहिए? खड़े खड़े। कौन नहीं पीता खड़े खड़े? सब सब खड़े खड़े ही पीते हैं। ऐसा क्या है? अरे कहाँ बैठे, कहाँ रखे, तो खड़े खड़े पीते ही। तो अवज्ञा ये एटीट्यूड में आता है, तो उससे स्वास्थ्य रक्षणम नहीं होता। आहार की बात मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पूर्ण आहार शास्त्र हमारा बहुत बार चर्चा में आ गया है। लेकिन औषधि शास्त्र का विचार तो करना ही होगा। औषधि विचार जो है वो आयुर्वेद, एलोपैथी दोनों प्रकार की ही हम लेंगे। हमारी आस्था एलोपैथी में है कि आयुर्वेद में या होम्योपैथ में? क्यों है ऐसी आस्था? पता नहीं। या अरे वो एकदम प्राण संकट में पड़ गया तो एलोपैथी के बिना कुछ होता नहीं है। वो ठीक है प्राण, लेकिन हमेशा प्राण संकट में नहीं पड़ते। तो हमारा चिकित्सा पद्धति के बारे में एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई नाम से जितना 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 भी होता है वो सारा शरीर में सबसे पहले तो बीमारी ही लाता है, शरीर के तंत्रों को नुकसान ही करता है। कौन कौन विचार करता है? कोई सुनता नहीं कि सिद्धांत के रूप में भी हमें एलोपैथी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एलोपैथी और आयुर्वेद का समन्वय करना कैसे हो सकता है? दोनों का अगर स्वरूप हमने जाना, दोनों का स्वभाव, नेचर हमने जाना, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं कर सकते।
तो फिर हम चिकित्सा के बारे में क्या करते हैं? भोजन सामग्री की शुद्धता तो संकट में पड़ ही गई है, परंतु भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में तो हम उतने ही प्रमादी हैं जितना एक सामान्य जन होता है। तो भोजन के बारे में केवल भोजन करने की पद्धति नहीं, शुद्धता, पत्र विवेक, ईंधन विवेक, ये सारी बातें इसमें आ गई। तो औषधि के बारे में और इसमें स्नान के साथ मर्दन माने मालिश करना, व्यायाम करना, ये इतना जरूरी है, परंतु हम व्यायाम नहीं करते। तो ये मुख्य बातें तो ये है। चिकित्सा की 8 पद्धतियां आयुर्वेद में बताई। इसमें ये काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, ये तो है, परंतु मंत्र चिकित्सा भी है। इसमें मंत्र चिकित्सा है, मांस चिकित्सा है, ऐसी अलग अलग पद्धति से स्पर्श चिकित्सा है। इन चिकित्साओं के बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो मंत्र चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। क्या हमारी श्रद्धा उसके पर बन सकती है? उस रूप में हम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी, प्राथमिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा काम यह है कि आयुर्वेद के विषय में आवश्यक इतनी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के बाद हम विद्यालय का, घर का, कार्यालय का एक तो वातावरण और व्यवस्था ऐसी बनाए जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, कम से कम प्रतिकूल ना हो, और फिर हमारी जीवन शैली ऐसी बने कि जो स्वस्थ वृत्त के आड़े ना आए। इतना करने से ही स्वास्थ्य रक्षणम तो हो जाता है। दूसरा आयुर्वेद में होता है सद्वृत्त, माने अगर मन अच्छा नहीं रहा तो कितना भी स्वस्थ वृत्त का पालन हम करें तो भी बीमारी ठीक नहीं होती, रोग से मुक्ति नहीं मिलती। ये भी सब लोगों ने सुना है कि औषधि जिस वृक्ष से प्राप्त करनी है उसकी पहले पूजा करो, उसको प्रार्थना करो, उसका अनुनय विनय करो और उसकी रक्षा करते हुए उससे पत्र, पुष्प, फल, त्वचा, मूल आदि जो भी चाहिए वो लो। रोगी को माने आतुर को देवता मानो, उसकी सेवा करना वो नारायण की सेवा है ऐसा मानो। उस सेवा के लिए मुझे तुमसे ये चाहिए औषधि, ऐसा करके लो, तो उस औषधि का प्रभाव रोग के ऊपर अधिक होता है। यंत्रवत निर्मम ऐसा होकर की हुई चिकित्सा का परिणाम नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ का कहावत है कि बीमारी दवा से और दुआ से दोनों से ठीक होती है। कभी कभी तो दवा से भी अधिक दुआ होती है कारण रूप। तो वैद्य का और रोगी का जो संबंध है वो वैद्य इसके लिए भगवान है रोगी के लिए, और रोगी वैद्य के लिए भगवान है, ऐसा होगा तो चिकित्सा शास्त्र को एक ठीक बैठक भी होगी। अंतिम मुद्दा, चिकित्सा के साथ परिचर्या ऐसा भी एक विषय है। परिचर्या का अर्थ है अंग सेवा, पैर दबाना, मस्तक दबाना, दवा पिलाना, भोजन करवाना, स्नान करवाना, कपड़े बदलना, मालिश करना, स्वच्छता करना, ये सारी परिचर्या है। ये परिचर्या अगर जिनके संबंध आत्मीय है उसने की तो उसका एकदम विलक्षण परिणाम होता है। स्पर्श से, वाणी से, दर्शन से इसका जो परिणाम होता है वो दुआ जैसा ही है, दुआ जैसा काम करता है। उससे स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है। क्या परिचर्या को हमारे पाठ्यक्रम में कोई स्थान होगा?
क्या हम सिखाएंगे? परिचर्या करना, शुश्रूषा करना, सेवा करना, ये सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उनका मन संभालना, उसके मन के अनुकूल बनना, उसके अनुकूल व्यवहार करना, उनके साथ जिस व्यक्ति की शुश्रूषा कर रहे हैं हम, शुश्रूषा, संभालना, रक्षा करना, ये शुश्रूषा है। तो परिचर्या, शुश्रूषा, सेवा, चिकित्सा, ये सारी बातें आयुर्वेद की हैं। अब इसको हमने प्रथम से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, व्यवहार और सिद्धांत। और फिर सिद्धांत के रूप में समझना कि अन्नमय प्राणमय के विकास के लिए ये कितना आवश्यक है। मैंने अभी तो अन्नमय की अधिक बातें की हैं, प्राणमय की नहीं की है। प्राणमय, योग और आयुर्वेद दोनों को यदि ठीक से समझा तो अपने आप टेकन केयर ऑफ ऐसा तो हो ही जाएगा। फिर भी कुछ अगर अलग से बात करने की आवश्यकता लगेगी तो आगे कभी देखेंगे। अभी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कितना समय बाकी है। मैंने 45 मिनट से ज्यादा समय लिया कि कम, मुझे अनुमान नहीं है, परंतु मैं अभी यहाँ रुकती हूँ। मैं अभी 6:42 हुए हैं। चलो 3 मिनट हाँ, जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, 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 चलेगा ना? तो हाँ, अभी चलेगा। मेरा पेपर पूरा हो गया, अभी लिखने के लिए नहीं रखा। अभी प्रश्न हम पूछ सकते हैं या अपना प्रश्न पूछ अभिप्राय सकते सकते हैं। हैं, बता सकते हैं, हाँ, ना जोड़ सकते हैं, इसमें ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। जी हाँ। हाँ, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ओ साहब, हाँ कहिए। ये ताई इसको सुनते हैं और ये करते हैं, देखते हैं, तो जैसा आपने कहा कि ये व्यवहार रूप में हमें उन बातों को लेना होता है, ये पूरा ध्यान रखना है। तो इसमें हाँ। जैसे पाठ्यक्रम निर्माण आदि के बारे में जैसा हम सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो जैसे आपने उदाहरण लिया कि वो पानी खड़े खड़े नहीं पीना, हाँ, तो हाँ, छोटी कक्षाओं में इसे आदत बनाना, उसके लिए क्या करना, समय के साथ हाँ, में पता बिल्कुल। लगेगा कि इसके पीछे तत्व हाँ, क्या है। तो कक्षा में ऐसे छोटे छोटे पाठ हो सकते हैं, उक्तियां हो सकती है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भी ये बहुत अच्छे अच्छे सूत्र इसमें से निकल के आ सकते हैं ताई। भारतीय ज्ञान पाठावली में पूरी एक पुस्तक है, पानी पीने के 10 नियम, भोजन करने के 10 नियम, सोने के 10 नियम, वस्त्र पहनने के लिए 10 नियम, जूते आदि के पहनने के 10 नियम, ऐसे 10 नियमों की पूरी एक पुस्तिका है। ये सारा बच्चों के लिए स्वस्थ वृत्त है। बातों बातों में भी आयुर्वेद बहुत अच्छे से जीवनचर्या का हिस्सा बन सकता है ताई। शुरू से इस पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। अन्नमय कोश का जैसे विकास किया है, तो उसका रास्ता तो ऊपरी स्तर तक आनंदमय कोश के लिए पहली 2 सीढ़ियां तो अन्नमय और प्राणमय ही है। हाँ, अभी योग पर तो हम आने वाले सत्रों में थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे ताई। जी। योग विषय की चर्चा हुई तब आप थे क्या? नहीं ताई, मैं नहीं था उसमें। नहीं थे। तो इससे संदीप जी, पूर्व मैंने बताओ, पूरा सत्र रिकॉर्डिंग योग पोस्ट करी संदीप जी, वो आप जी जी सुन सकते हैं। हाँ जी 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 जी। हाँ, क्योंकि ये सुनते ही अब योग पर इसके साथ में जोड़ करके समझना और ज्यादा अच्छा लगेगा समझने की दृष्टि से भी।
जी ताई, प्रश्न जैसा तो नहीं है मेरा, बस यही हाँ मन में जी। विचार था तो इसको साझा करना था कि हाँ अपने ज्ञान हाँ पाठावली में भी जैसे हम पाठ्यक्रम के लिए तो हाँ। बहुत ही सुंदर बनी है वो इन सारे विषयों को लेकर। हम्म। भाई ये जो ज्ञान पाठावली की आप जो अभी बता रहे थे, इसको मैंने हम इसमें से कुछ कुछ जैसे विद्या क्षेत्र में भी या अपने बच्चों को भी बताते हैं, अपने जीवन में भी कुछ हाँ। कुछ फॉलो करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये पाठ्यक्रम के रूप में भी नहीं है अभी, है ना। ये व्यवहार में ही कुछ हो जाता है और बच्चे उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन एक हाँ पाठ्यक्रम के रूप में नहीं है। हाँ। ये ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, इसको पाठ्यक्रम का स्वरूप देना चाहिए, ताकि देना एक ही चाहिए। बड़े हाँ बड़े सिस्टमैटिक वे में ऐसा हाँ हाँ। होना हाँ, चाहिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। एक नासिक के विजय विजय जोशी करके हैं, उन्होंने शालेय आयुर्वेद ऐसा करके एक छोटी सी पुस्तिका बनाई है। अपनी अर्चना दई चौगुले थी है माने, उन्होंने भी प्राथमिक शालाओं के लिए आयुर्वेद का पाठ्यक्रम ऐसी पुस्तिका है, और वो पाठावली में ही है। जीत है। हम्म। होता क्या है कि हमारे महत्वपूर्ण विषय तो गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, ये 4 ही हैं। बाकी सारे तो काजू किशमिश। तो ये मैंने विद्या क्षेत्र के भी पाठ्यक्रम में ये फॉर्मली एंटर नहीं हुए हैं, हालांकि हाँ नहीं। सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। ये हाँ आयुर्वेद और योग, हाँ एक फॉर्मल सब्जेक्ट की तरह एंटर नहीं हुए हैं, हाँ और शायद उस पर विचार करना चाहिए, होने चाहिए बिल्कुल। हाँ हाँ। इनफॉर्मली व्यवहार और व्यवस्था में तो है, पर हाँ एटीट्यूड तक आया है कि नहीं अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। परंतु व्यवहार और व्यवस्था दोनों में कुछ अंश तो इसके दिखाई देते हैं। पर अध्ययन में और एटीट्यूड में आए कि नहीं वो देखना। अध्ययन में नहीं आए हैं, वो आ सकते हैं, परंतु आने चाहिए एटीट्यूड में। जीत है। हम्म। ताई, एटीट्यूड में आने का अर्थ क्या है आपका? एटीट्यूड में आने का अर्थ है उसके प्रति श्रद्धा होना। उसके प्रति माने श्रद्धा करते कन्विक्शन होना, सजगता होना, उनके प्रति आदर होना। अब ये तो करना ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ये कोई बहाने नहीं बनाने चाहिए इसके लिए, अरे आज नॉट प्रैक्टिकल, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा जो हम कर रहे हैं। तो नहीं भाई, ऐसा है भी, ये दिस इज द वे ऑफ लाइफ में, ऐसा ही तो होता है। इससे ये एलोपैथी कैसे, हाउ कैन यू, ये मैंने हाउ कैन यू मैनेज एलोपैथी? ये आपको पता नहीं वो सिद्धांत कितना अलग है, ये सिद्धांत कितना अलग है, ये फिर आपकी ऐसे कैसे श्रद्धा नहीं बनती? आप सारे मेडिकल जांच, हम तो जब अधिजनन शास्त्र की ओर जाते हैं तो सोनोग्राफी, एक्सरे, इसके बिना चलता ही नहीं। ये क्या बात है? पहले आप उसकी स्थिति खराब करो सोनोग्राफी के कारण से, वो जो उसके रेज हैं उसके कारण से उसको पहले खराब करो, और बाद में औषधियां लेते रहो, और अंततोगत्वा सीजरियन तक पहुंचो। ये क्या बात है? तो ये एटीट्यूड हमारा ऐसा है कि नहीं नहीं, डॉक्टर कहते हैं तभी तो होता है, नहीं तो कैसे, उन्होंने कहा ऐसे, और कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा, नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा है। इसको मैं एटीट्यूड कहती हूँ।
कोई मानेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। अरे वो डॉक्टर ऐसे हावी हो जाते हैं हमारे पर, फिर अंत में कहते हैं देखो मेरा जोखम नहीं, आपको तो सीजर करना पड़ेगा, नहीं करना है तो आपके रिस्क आपका है। तो फिर वो तो ब्लैकमेलिंग हुआ, बेचारे इसके माता पिता और पति, और वो क्या करे, वो ने हाँ कहना पड़ता है। उस समय जो दृढ़ रह सकता है वो आयुर्वेद की श्रद्धा के कारण से ही रह सकता है, नहीं तो भले भले लोग इसके शिकार बन जाते हैं। भाई है ताई, और कुछ नहीं। हम्म, हम्म। भाई भाई ही है, हाँ, और कुछ नहीं, पूरा भय भाई से ही भय चल रहा है है पूरा और कुछ व्यापार। नहीं। हाँ, भय भय है, उसका ही वो लाभ लेते हैं। अभी अमृतेश मेरा छोटा लड़का जब जन्म हुआ, हाँ, हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, तो 6 महीने तक हम गए नहीं डॉक्टर के पास। हाँ। 6th मंथ में हम गए डॉक्टर के पास, इतना वो चिल्लाई हमारे ऊपर, बोली कि आप कैसे हाँ, ये है। कैसे नहीं आए? हाँ, हाँ, स्कैनिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो हमने बोला कि नहीं, हमको स्कैनिंग नहीं करना है। हाँ। तो फिर हमने बोला कि पहला बच्चा जो है वो तो सिजेरियन में हुआ है, सेकंड बच्चा हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल रेगुलर चाहिए। तो बोले कि हम्म, नहीं, मैं वो रिस्क नहीं लूंगी, बस। आपको करना है हम्म, और कहीं पे करिए। अच्छी हम्म, डॉक्टर है, मतलब हम्म। जनरल नॉर्मल डिलीवरीज कराती हैं वो। हाँ, बस हाँ। बोली कि नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, नहीं। माता के लिए ये ठीक नहीं होगा, पहला वाला सिजेरियन है। हम्म, हम्म, फिर हमने से सिजेरियन जो नहीं करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, उनके पास जाना शुरू हम्म, किया। हम्म, बट जब अंत में उनको डिलीवरी कराना था, उनको अमेरिका जाना था, तो उन्होंने हम्म। बोला कि कौन सा दिन आपको पसंद है, उस दिन सिजेरियन कराएंगे। लो देखो। हम्म। फिर 9th मंथ में हमने फिर से डॉक्टर चेंज किया, जिन्होंने अरे, प्रॉमिस किया था कि हम डिलीवरी नॉर्मल हाँ, कराएंगे। हाँ, लेकिन जिस हाँ। दिन डिलीवरी था उस दिन उनको बोले कि हम 4 घंटा 5 घंटा वेट किए, और हम्म, वेट नहीं करेंगे, हम्म, आपको साइन करना है तो और एक डॉक्यूमेंट पहले से हम साइन किए थे कि हम्म। हम नॉर्मल डिलीवरी कराना हमारे चाहते हैं, जो रिस्क है। रिस्क है हम हाँ। लेंगे। हम्म, फिर उस दिन की बात आई तो फिर से उन्होंने बोला कि और एक डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है। हम्म, हम्म, 5 बजे सवेरे से हम लोग 10:30 बजे तक, 10 बजे हाँ, तक वेट किया। हाँ, फिर उन्होंने हाँ। बोला नहीं, अभी मैं और वेट नहीं करूंगी, हम्म, हम्म, सर्जरी नहीं करना है। हम्म, तो अंत तक वो बोले कि अब मैं कराऊंगी नॉर्मल करके, बट पांच हाँ। घंटे के बाद वो बोले कि नहीं करूंगे, और नहीं, नहीं सर्जरी नहीं होगा। करूंगी। हाँ, हाँ। तो ये भय है, और एक हाँ, सिग्नेचर करो आप ही। हाँ। मेरा कुछ नहीं, मैंने तो कह हाँ, दिया। आप अब आप जानो, आपका रिस्क है। वो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। हमारा समर्थ भारत केंद्र चलता है, उसमें एक हमारे पूर्व प्रचारक है, उनके पति पत्नी 7 वर्ष के 8 वर्ष के बाद वो इसके समर्थ भारत केंद्र के प्रयोगों के कारण से वो गर्भवती हुई। उन दोनों ने तय किया था डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। एक दाई तो थी, तो वो नहीं जाते थे, तो घर वाले और सब इतने पीछे पड़ गए। वो डॉक्टर के पास जाते थे, परंतु कोई भी टेस्ट नहीं करते थे, कोई ये नहीं करते थे। अंत में डॉक्टर ने कहा था कि देखो अभी 3 दिन लगेंगे। वो जो दाई थी उसने कहा कल सुबह 6:45 से 7 के बीच में बच्चे का जन्म होगा। घर में प्रसूति की और ठीक उसी समय हुआ। बाद में उन्होंने सबको बताया कि हम डॉक्टर के पास जाने का नाटक ही करते थे खाली। तो लेकिन किस कारण से, वो जो माता थी उसके पूरी श्रद्धा और अडगता थी, इसलिए। नहीं, वो भी अगर हार जाती घर के सभी लोग और इनके सामने, तो ऐसा ही होता। तो खैर, चिकित्सा का ये क्षेत्र तो भयंकर है, बहुत भयंकर। एक तो
पूरे एलोपैथी वाले जीते तो हैं अन्नमय कोश में ही, उनको आगे के कोशों का तो कुछ पता ही नहीं है, और उस कोश के साथ भी इतना नाड़ियों का व्यवहार करते हैं कि स्वास्थ्य नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसमें सद्विचार पनप सके। इसलिए ऐसी दृष्टि ही हो जाती है, बन जाती है। तो ये जो भारतीय विद्याओं में श्रद्धा से, अभी तो मेरा विषय ये था कि हमने एक मॉडल पंचकोश का विद्या पर आधारित किया है, तो फिर उसके साथ संबंधित होमोजेनिस ऐसे योग और आयुर्वेद का इसके साथ जोड़ना ही चाहिए, तभी जाकर सर्वांगीण विकास की हमारी कल्पना ठीक होगी। उसके बाद यदि वेदांत को जोड़ा तो पर्यावरण का विषय ठीक होगा, अर्थकरी शिक्षा के लिए उत्पादन वाला विषय भी ठीक होगा। वो इसको राइटली सेट करने से फिर वो जो हम इंटेग्रिटी या समग्रता कहते हैं, वो आंतरिक समग्रता इसमें आएगी। नहीं तो पीस 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 सृष्टिगत विकास, उसके 4 आयाम, आत्मीयता, कृतज्ञता, दोहन, रक्षण, समष्टिगत विकास, 4 स्तर, कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र, विश्व, ऐसे में हम उलझे रहेंगे। ये जीवन दृष्टि कहते हैं, तो ये उसके लिए ये सब शास्त्र हैं, शास्त्रों के मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अर्थघटन है, और फिर व्यवहार और व्यवस्था में आप युगानुकूलता ले आओ। सिद्धांत में नहीं युगानुकूलता होती, उसमें तो शाश्वतता होती है। व्यवहार और व्यवस्था में अवश्य युगानुकूलता होती है, परंतु वो बाहरी होती है, आंतरिक नहीं। अभी 2 मिनट है, एक प्रश्न अगर किसी का और है या एक बात और है तो रख सकते हैं। ताई, ये आपने आज भी श्रद्धा की बात की, ये हम पहले से भी बहुत चर्चा हुई है। विज्ञान में कोश में जो मस्तक जो है, वो शेर है, श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है करके उसको थोड़ा और व्याख्यान हो सकता है कहते हैं। जो खाली विज्ञानमय कोश का जो दाहिना पंख और ये और योग जो है और महत्व जो है, हो सकते हैं, कभी करेंगे। अभी आज तो अलाउ नहीं करेंगे, मनु भाई भी नहीं करेंगे और समय भी नहीं करेगा, तो करेंगे, अवश्य करेंगे। सभी भृगु गट के अध्येताओं के लिए वो कल सुबह का भी हमारा एक सत्र है, हमारे विशेष अतिथि हैं, वो आएंगे, तो हम 5 से 6 के बीच में जुड़े। अभी थोड़ी देर में मैं लिंक भेजूंगा कि कल किस लिंक से जुड़ना है, लेकिन सभी से निवेदन है कि सभी जुड़े वो सत्र के लिए। हाँ, ये डॉक्टर हितेश भाई जानी हमारे प्रारंभ से साथ में जुड़े हैं। अधिजनन, आयुर्वेद, गो विज्ञान और ग्राम विकास, इन चारों क्षेत्रों में उनका बहुत ही अच्छा कर्तृत्व है। वो आयुर्वेद कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, और अभी एक गांव उनके वतन का लिया है जो वैद्य विहीन गांव, अपने आप में वो स्वास्थ्य रक्षण करे, ऐसा उनका ये गो विश्वविद्यालय यहाँ शुरू हुआ है, उसके कुलपति हैं। तो पहले से ही हम लोगों के साथ माने जुड़े हुए हैं। ये समग्र विकास में भी, समर्थ भारत में भी, आदिजनन का हमने जो
उसके विषय का विकास किया है, उसमें भी साथ में ही वे रहे हैं, ऐसे ही। ये विश्वविद्यालय कहाँ किए हैं ताई? गांधीनगर में, गांधीनगर में। गांधीनगर। नहीं, समय हुआ है, हाँ हमें जी, समापन करना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। हाँ जी, ताई, सभी को राम राम। हाँ चलो लो, ताई ने कौन आना